देवी और सज्जनों नमस्कार। येट अनदर हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू। और आज हम जिनसे आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं बहुत ही खास शख्सियत हैं। और कहने को तो केमिस्ट्री की फैकल्टी हैं, लेकिन उनका एक नया रूप जो अभी इस लॉकडाउन में निकल कर आया कि उपन्यासकार भी हो गए हैं विद दिस बुक लॉकडाउन 5.0। धीरज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो एक उपन्यासकार, एक टीचर और म्यूजिशियन भी हैं आप, और भी बहुत सारे काम करते हैं। तो एक बार तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि जो लोग हमको देख रहे हैं उनको पता लगे कि धीरज जी कौन है। माई सेल्फ धीरज स्टार। मैं एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा राजस्थान में एक केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ जो पिछले 16 साल से आईआईटी एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। और मैंने दिल्ली में, फिजी में, हैदराबाद में, श्री चैतन्य में और देश के जितने भी प्रमुख कोचिंग संस्थान हैं उन सभी में कार्य किया है। और पिछले 6 वर्षों से मैं कोटा एलन में राजस्थान में काम कर रहा हूँ। और ये मेरा पहला उपन्यास है गेरा सर की गाइडेंस में। और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे गाइड किया और मेरे अंदर के लेखक को जगाया। जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर इस उपन्यास की। क्या है स्टोरी लाइन और क्या है ये लॉकडाउन? सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो लॉकडाउन चल रहा है और जो लॉकडाउन हुआ था कोरोना की वजह से, तो इस कोरोना के अंदर बहुत सारी घटनाएं हुई। और सबसे जो दिल को छूने वाली घटना थी वो थी माइग्रेंट वर्कर्स का मूवमेंट। और कहीं ना कहीं उस मूवमेंट ने मुझे ये एहसास करवाया कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो पहली बार हुई हैं, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए थी और इनका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। साथ ही लॉकडाउन से जस्ट पहले मेरे बेटी हुई थी, तो मुझे महसूस हुआ कि ये बेटी इतनी छोटी है कि इसको नहीं पता कि अभी एग्जैक्टली चल क्या रहा है और देश और दुनिया किस दौर से गुजर रही है। तो जो छोटे छोटे न्यूआंसेस हैं वो कौन इनको बताएगा। आज के 10 साल बाद जब ये पढ़ने समझने लायक होंगे तो सिर्फ इनको इतना पता होगा कि जब ये जिस साल में ये पैदा हुए थे 2020 में, उस समय कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन बारीकियां कौन बताएगा, एक आम परिवार किस दौर से गुजरा। तो वो छोटे छोटे न्यूआंसेस को मैंने सोचा कि अपने बच्चों के लिए और बच्चों के साथ की आने वाली जो भावी पीढ़ी है उनके लिए संजोया जाए। क्योंकि आज जैसे हम 1947 की पार्टीशन की घटनाएं सुनते हैं तो हम सिर्फ ये सुनते हैं कि उस टाइम पार्टीशन हुआ था, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या दौर था, मानवीय संवेदनाओं का जो एक ज्वार है वो हम महसूस नहीं कर पाते हैं, शायद इसलिए क्योंकि वो हमारे लिए एक न्यूज रह जाती है। लेकिन यदि हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, माइन्यूटली पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियां तक उसको महसूस कर पाएंगी। और यदि इस त्रासदी के दौरान हमसे या हमारी सरकारों से कहीं कोई मिस्टेक भी हुई है तो आने वाले समय में हम वैसी मिस्टेक ना दोहराएं, इसके लिए भी हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको सचेत करेगी। तो इसी को लेके मैंने ये कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है, लॉकडाउन 5.0। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और धीरज जी, एक चीज और भी है, हमारे गुरुकुल परिवार में और भी काफी सारे ऑथर हैं जिन्होंने लॉकडाउन और कोरोना से रिलेटेड काफी चीजें लिखी हैं। बट सब सब चीजें जो हैं वो लेख की फॉर्मेट में है या फिलॉसफी है। आपको ये कैसे जहन में आया कि क्यों ना इसके साथ एक कहानी एसोसिएट करके और इसकी जर्नी को लिखा जाए? देखिए, जब भी कोई एक रीडर या मान लीजिए कि हम कोई मूवी भी देखते हैं तो जितनी भी मूवीज हैं वो सब किसी न किसी कहानी पे बेस्ड होती हैं जो रियल लाइफ में इंस्पायर्ड होती हैं या रियल कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होती है, किसी न किसी के जीवन से या जीवन की घटनाओं से प्रेरित होती है। लेकिन कहानीकार, माफ कीजिएगा, शायद संपर्क चला गया है। जी धीरज जी। तो देखिए सर, जैसे कि हम कोई फिल्म देखते हैं तो उस फिल्म की कहानी भी यदि हम देखें कायदे से तो वो कहानी किसी न किसी कैरेक्टर से, किसी न किसी के जीवन में हुई घटनाओं से या किसी सत्य कथा पर आधारित होती है। लेकिन कहानीकार जो है वो उसमें अपनी तरफ से कुछ काल्पनिक पात्र डालता है, कुछ काल्पनिक जो स्थितियां हैं वो पैदा करता है
ताकि पढ़ने वाले को रोचकता का अनुभव हो, ताकि वो उसको पूरा पढ़ पाए। तो सिमिलरली यदि मैं लॉकडाउन के ऊपर एक माइन्यूट चीज़ों के बारे में लोगों को डिटेलिंग करना चाहता हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे ये ध्यान रखना होगा कि वो डिटेलिंग एक रोचकता के साथ में प्रस्तुत की जाए, ताकि वो उसको लयबद्धता के साथ में पूरा पढ़ सके और पूरा फिनिश कर सके, ताकि जो एक लेखक अपना मैसेज कन्वे करना चाहता है सोसाइटी को, वो मैसेज कंप्लीटली कन्वे हो जाए। अदरवाइज़ न्यूज़पेपर जैसा फ़ील होगा, तो जिस तरह से न्यूज़पेपर के आर्टिकल अक्सर लोग पूरे नहीं पढ़ पाते हैं, तो बिल्कुल वैसी ही फ़ीलिंग आएगी। तो कहानी के माध्यम से हम उसको थोड़ा रोचक बना के प्रस्तुत करते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते समय अपना मैसेज कन्वे करने के लिए तरह-तरह के उदाहरण और तरह-तरह की अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज और स्किल्स को यूज करते हैं। सिमिलरली एक लेखक की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पाठकों के लिए अपनी कहानी को, अपने मैसेज को इस तरीके से पिरो के लाए, ताकि उनको पढ़ने वाले को मजा आए और पढ़ते-पढ़ते वो काफी कुछ चीजें जान पाएं जिनको वो बताना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट अगर हम बात करें कहानियों की, तो हम सब कहानियां सुन के पढ़ के ही बड़े हुए हैं। बिल्कुल सर। राइट, तो कहानियों का अपना एक अलग महत्व है, जैसे रिटेंशन। सर हमने सुना होगा कि कौवे वाली एक कहानी थी कि कौवे ने पत्थर डाला, और अब ये एग्जैक्टली हुआ कि नहीं हुआ ये हमें नहीं पता, लेकिन जिस भी कहानीकार ने वो कहानी बनाई थी, आज सोचिए कि बरसों बाद भी, पीढ़ियां की पीढ़ियां निकल गई, लेकिन बरसों बाद भी वो कहानी उतनी ही रेलेवेंट है, यदि हमें ये मैसेज देना है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो धीरज जी, अगर आपकी लेखन जर्नी के बारे में जिक्र करूं इस उपन्यास के हवाले से, तो कितना समय आपने लगाया इसको कंप्लीट करने में, और कैसे कैसे आपने इसको कंप्लीट किया? सबसे पहले तो इंटरनेट पे, जैसे कि सबको पता है कि लॉकडाउन के अंदर सबसे ज़्यादा जो एक्सपोजर हुआ लोगों का वो हुआ इंटरनेट से, और इंटरनेट ने ही लोगों की लॉकडाउन की बोरियत को दूर किया। अब सबने अपने अपने तरीके से यूज़ किया, मैं भी एक्सप्लोर करता रहता था कि कुछ ना कुछ कहीं नया सीख लूँ। और उसी दौरान मेरी आपसे मुलाकात हुई फेसबुक पे, और फेसबुक के दौरान आपका जो ऑथर कोचिंग वाला जो प्रोग्राम था उसको मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने से पहले मेरे मन में बस एक ही ख्याल था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि लॉकडाउन में जितना समय मिला है उतना समय शायद आने वाले जीवन काल में फिर रिटायरमेंट के बाद ही मिल पाएगा, और तब शायद न जाने उतनी एनर्जी रहे या ना रहे। तो मुझे लगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं वाला सीन मुझे लगा, और मैंने उसको तुरंत ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद में मैंने मॉर्निंग सेशंस जो आपके होते हैं उसको ज्वाइन किया, उसको रेगुलर ज्वाइन किया। उससे मुझे मोटिवेशन, एक इनर मोटिवेशन मिलता रहा कि नहीं मुझे करना है, हर दिन का काम हर दिन करता गया। तो देखिए आज मुझे याद है कि लगभग मैंने मई के मिड में या मई के स्टार्टिंग में, मतलब 10th मई के आसपास मैंने ज्वाइन किया था, और पूरी कहानी लिखने में मुझे 30 दिन के करीबन 25 से 30 दिन लगे। उसमें 5-7 दिन मैंने उसका एडिटिंग और फॉर्मेटिंग में टाइम दिया, और उसके बाद में मुझे अच्छे से याद है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब से लेकर 45वें दिन पे ये किताब जो आप देख रहे हैं ये मेरे हाथ में थी। तो ये सिर्फ इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि आपका एक बहुत उचित गाइडेंस जो है वो मुझे मिला। और मैंने इस पूरे एपिसोड से एक चीज सीखी कि जिंदगी में आप कुछ भी करना चाहो वो आप कर सकते हो, और उसको और आसानी से और बेहतर तरीके से तब कर सकते हो जब उसमें आपको एक सही मार्गदर्शक, एक मेंटर आपको मिले। तो आपने एक बहुत अच्छे जर्नी के अंदर मैंने कितना कुछ सीखा है, तो डेफिनेटली ये एक जर्नी मेरे लिए बहुत खूबसूरत अनुभव रही है। और इस बुक को लिखने से जो मुझे फ्रूट्स मिलेंगे वो मिलना शुरू हो चुके हैं। सोसाइटी में देखने वालों की, बात करने वालों की एक नज़रिया पहले से और बेहतर हो गया है। अब तक वो मुझे जिन चीज़ों के लिए जानते थे उसमें एक चीज़ और ऐड हो गई कि मेरे अंदर ये टैलेंट भी है। तो और कहीं न कहीं अच्छी बात क्या है कि आपके माध्यम से मैं जुड़ा, मैं प्रेरित हुआ, और मेरे माध्यम से और न जाने कितने लोग अपने अंदर की कला को, अपने अंदर के टैलेंट को निकालने के लिए प्रेरित होंगे। तो दिस इज़ हाउ वी स्प्रेड द पॉजिटिविटी इन द सोसाइटी, एंड दिस इज़ हाउ वी रीपे द व्हाट वी हैव लर्न्ड फ्रॉम द सोसाइटी। तो मुझे लगता है हम सोसाइटी से बहुत कुछ सीखते हैं, और सोसाइटी को वापस देने का भी हमें हमारा कर्तव्य है। तो हमें डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए
जिससे कि हम पूरी दुनिया को ना सही कोई बात नहीं, कम से कम 10, 20, 25, 50 लोगों को यदि प्रेरित कर पाए तो तब भी हमारा जीवन जो है वो सफल है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और इन सब चीजों का जो रिपल इफेक्ट होता है वो अनगिनत होता है, आप उसको शायद काउंट भी नहीं कर पाते ओवर अ बिल्कुल पीरियड सर, ऑफ मुझे लगता है कि ये एक आम का पेड़ लगाने जैसा था कि हमने मेहनत की और एक आम का पेड़ लगा दिया। अब ये आम का पेड़ हमें हमेशा छाया देता रहेगा, हमेशा सीजन टू सीजन फल देता रहेगा। तो ये कुछ लाइक मैं हमेशा से मानता हूँ कि यदि आपने कोई गाना गा दिया या आपने कोई गाना लिखा है या आपने कोई फ़िल्म बनाई है, ये सारे क्रिएटिव वर्क्स जो होते हैं या कोई आपने पेंटिंग की है, ये क्रिएटिव वर्क्स जो होते हैं वो बेसिकली इमॉर्टल्स होते हैं। आप दुनिया में रहें ना रहें पर आपका जो किया हुआ अच्छा काम है, तो वो हमेशा रहता है और वो आपके आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को, आपके आस-पास के लोगों को हमेशा प्रेरित करता रहता है। तो मुझे खुशी है कि मैं कुछ ऐसा काम कर पाया, क्योंकि मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आए, मेरे कई ऐसे पुराने फ्रेंड जो 25-25 साल हो गए थे जिनसे कॉन्टैक्ट हुए, उन सब के मेरे को मैसेज आए, फ़ोन आए, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक उपलब्धि है और इस उपलब्धि का श्रेय जो है कहीं न कहीं विनीत गेरा सर को जाता है और उनके मार्गदर्शन को जाता है। थैंक यू सो मच सर। और मेरे को बड़े अच्छे से याद है आपका जो कंसिस्टेंसी था वो पिछले 1 महीने का, वो आप एक दिन भी आपने कहीं मिस नहीं किया। और बहुत बार तो ऐसा भी था जब आप वर्कआउट पे हैं या साइकिलिंग पे हैं तब भी आपने मीटिंग जरूर ज्वाइन किया हमारा मॉर्निंग वाला। बिल्कुल सर, वो एक इनर मोटिवेशन था और मुझे रिसेंटली मैंने एक वर्ड सीखा था जब मैंने आपका वेबिनार ज्वाइन किया था, उससे जस्ट पहले मैंने अपनी लाइफ में एक नई चीज़ सीखी थी, फेनेटिक डिसिप्लिन, जिसमें माइकल फेल्प्स का मुझे उदाहरण दिया गया था कि जब उसके हाथ खराब हो गए थे ओलंपिक से जस्ट पहले और उसको डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि आप हाथों को यूज़ नहीं कर पाएँगे तैरने के लिए। तो उसने डॉक्टर से कहा कि कोई बात नहीं, मेरे मेरे पाँव तो हैं। तो बेसिकली उसने अपने पाँव से इतनी ज़्यादा मेहनत की कि उससे हाथ से भी ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट उसके पाँव ने दिए और वो सारे गोल्ड जीत के आया और आज उसके पास इतने गोल्ड है जितने हमारी पूरी कंट्री के पास नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन उदाहरण था और इसने मुझे काफ़ी प्रेरित किया कि एक लाइफ में अगर आपको कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, तो एक फेनेटिक डिसिप्लिन आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। करेक्ट करेक्ट, 100% राइट। सो दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे धीरज जी? सर वैसे तो देखिए मैं एक साधारण सा इंसान हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी हम लोग हैं दुनिया में, मैक्सिमम लोग जो आज हमें खास भी दिखते हैं, कभी न कभी वो भी साधारण ही थे। हर बच्चा एक छोटा ही होता है जब पैदा होता है, तो कोई बड़ा पैदा नहीं होता है। सिमिलरली हर बच्चा एक नॉर्मल बुद्धि के साथ पैदा होता है जो एक बाल्यकाल में होती है सबके पास में। लेकिन हम उसका कैसे उपयोग करते हैं, अपने जीवन के समय का कैसे उपयोग करते हैं और हम क्या सीखते हैं, क्या संगत है हमारी, कितनी अच्छी हम किताबें पढ़ते हैं, कितने अच्छे लोगों के बीच रहते हैं, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं हमें लाइफ में प्रेरित करती है। तो मैं जितने भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उन सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप वी वर नॉट बोर्न टू अर्न मनी, वी वर बोर्न टू लिव हैप्पीली एंड हैप्पीनेस कम्स थ्रू क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी जो अपने अंदर है, हर इंसान को भगवान ने क्रिएटिविटी दी है। हम कभी भी ये जो बोलते हैं कि ये आदमी ज्यादा क्रिएटिव है, कम क्रिएटिव है, ये ज्यादा कम इसलिए हो गया क्योंकि किसी ने अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल किया और किसी ने अभी तक नहीं किया। तो मैं जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, मैं सबसे ये कहूंगा कि अपने अंतर्मन में झांकिए, अंतर्मन की उन इच्छाओं के बारे में सोचिए जो आप हमेशा से करना चाहते थे और हमेशा ये याद रखिए कि आपका कृत्य ऐसा होना चाहिए जो समाज को प्रेरित करे सकारात्मक दिशा में। तो डेफिनेटली आप अपने अंदर की आवाज सुन के और उसको पूरा करने का पूरा प्रयास कीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो करेंगे वो सबको पसंद आएगा या नहीं आएगा, वो आपको पसंद आना चाहिए, आपको खुशी देना चाहिए। और जब आप अपने खुशी के लिए बेस्ट काम करेंगे तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं वो दूसरों को भी पसंद आएगा। तो शुरुआत हमेशा छोटी से ही होती है। आप छोटी से शुरुआत करेंगे तो ही चीज़ें बड़ी बनती हैं। तो आप कोशिश करना शुरू कीजिए, थोड़ा-थोड़ा अपना इंटरेस्ट जो भी है उसको डेवलप करना शुरू कीजिए और सोसाइटी में एक पॉजिटिव मैसेज दीजिए, अपने आने वाली जनरेशंस को पॉजिटिव मैसेज दीजिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि शुरुआत तो कीजिए, शुरुआत करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग अपनी लाइफ से ये कंप्लेन करते रहते हैं, मैंने ये अचीव नहीं किया, ये अचीव नहीं किया। अरे तुमने शुरू ही कहाँ किया? एक बिल्कुल व्यक्ति सर। भगवान के पास रोज जाके बोलता था मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगा दो,
1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, भगवान जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा भैया पहले टिकट तो खरीद, टिकट तो खरीद, बिल्कुल सही बात लॉटरी है। तुम्हें लगवा दूंगा। सो इसमें जी सर मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि एक छोटा सा एग्जांपल है कि यदि मान लीजिए कि कोई काम बहुत बेहतरीन तब होगा जब 10 बार एफर्ट किए जाएं। तो आप जब पहला एफर्ट करते हैं तो और सफलता नहीं मिलती है, तो आप उसको ऐसे मानिए कि आपका एक अटेम्प्ट काउंट हो गया, अब आपको 10 अटेम्प्ट नहीं करने, अब आपको 9 ही अटेम्प्ट करनी है अपने सफलता को। तो आप ऐसा, ठीक है। जी धीरज जी। और अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि किसी ने ओलंपिक में जाके पहली बार में गोल्ड ले लिया, या किसी हीरो ने पहली ही अपनी डेब्यू मूवी के अंदर जो है बहुत ज्यादा सफलता पा ली, तो ऐसा नहीं है। उसने उस डेब्यू मूवी के लिए बैकग्राउंड में कितनी मेहनत की है, उस व्यक्ति ने ओलंपिक में गोल्ड लाने के लिए न जाने कितने हजार अटेम्प्ट अपने घर पे प्रैक्टिस की होगी। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो दैट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये तो फर्स्ट टाइम तब था जब देखने वालों ने उसको पहली बार देखा। सिमिलरली कोई भी चीज कभी भी, कंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज ए ग्रेजुअल प्रोसेस दोस्तों। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप बस करते रहिए, निरंतरता हर चीज में परफेक्शन लेके आती है। एंड परफेक्शन इज नथिंग बट मेकिंग द बेस्ट एफर्ट विद इन द कंस्टेंट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। सो अपने समय का उपयोग कीजिए, जीवन हमें एक ही बार मिलता है। इस जीवन में आप जितनी चीजें कर सकें, जितना समय का उपयोग कर सकें, उतना बेहतरीन होगा। और मानव प्रजाति के उत्थान के लिए आपका जो ये योगदान है, ये डेफिनेटली काउंटेड होगा। सो थैंक यू वेरी मच, यही मैं बस कहना चाहता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मीनवाइल अभी हमारी पावर भी कट ऑफ हो गई है, तो दर्शकों के लिए आप अपना अमेज़न का लिंक इस वीडियो के नीचे डाल दीजिएगा, ताकि जो लोग इस किताब को खरीदना चाहते हैं वो लोग अमेज़न से इस किताब को खरीद सकें। जरूर सर, जरूर। राइट, थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच जुड़ने के लिए, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।